गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स की वीडियो नंबर 5 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने सिलिकॉन्स को बनाने के लिए मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप था सिलिकॉन से एल्किल क्लोरोसिलेंस को बनाना। सेकंड स्टेप था एल्किल क्लोरोसिलेंस से सिलेनोल्स में कन्वर्ट करना, और थर्ड था सिलेनोल्स को सिलिकॉन्स में कन्वर्ट करना। फर्स्ट स्टेप एल्किल क्लोरोसिलेंस बनाने की डिफरेंट मेथड को हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा इसमें है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेंस, अर्थात एल्किल क्लोरोसिलेंस को सिलेनोल्स में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन यील्ड करस्पॉन्डिंग सिलेनोल्स। जिस भी एल्किल क्लोरोसिलेन का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग सिलेनोल हमें यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए हम ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलेगा ट्राई एल्किल सिलेनोल। डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलाइसिस यदि किया जाता है तो हमें मिलता है डाई एल्किल सिलेन डाइओल। इसी के साथ यदि हम मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा एल्किल सिलेन ट्राइओल्स। सभी में HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, अर्थात हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जितने सिलेंस में क्लोरीन ग्रुप हैं वो OH ग्रुप में रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन है ये, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें मिलता है डाई एल्किल सिलेन डाइओल प्लस 2HCl। ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो है डाई सिलेनोल है। जो सफिक्स ओल हम यहाँ पे लगाते हैं इट टू शो दैट द मॉलिक्यूल कंटेन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सिलिकॉन एटम। ऑल मीन्स वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिलिकॉन से एटम से अटैच्ड है तो उसको हम ओल सिलेनोल्स के नाम से जानते हैं। एंड द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज डाईमिथाइल डाईसिलेनोल। दिस वन इज डाईमिथाइल डाईसिलेनोल, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सिलेनोल्स रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म ए सिलोक्सेन। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं और हमें सिलोक्सेन प्राप्त होता है। स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ सिलेनोल्स, अर्थात सिलिकॉन पॉलीमर का सिंथेसिस। तो कंडेंसेशन में हम 3 डिफरेंट टाइप के कंडेंसेशन पढ़ते हैं। कंडेंसेशन ऑफ ट्राई एल्किल सिलेनोल, कंडेंसेशन ऑफ डाई एल्किल सिलेन डाइओल एंड कंडेंसेशन ऑफ मोनो एल्किल सिलेन ट्राइओल। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडेंसेशन ऑफ ट्राई एल्किल सिलेनोल, अर्थात इसमें एक OH ग्रुप होता है, 3 एल्किल ग्रुप सिलिकॉन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप के जो भी सिलेनोल्स होते हैं उनमें हमें हमेशा केवल डाइमर मिलता है, इससे पॉलीमर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका OH ग्रुप दूसरे सिलेनोल के OH के H के साथ रिएक्शन करके H2 रिप्लेस कर देगा, और अब इसके पास में कोई फ्री OH ग्रुप नहीं बचता है। जब फ्री OH ग्रुप नहीं बचेगा तो आगे कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटीज समाप्त हो जाती हैं, तो हमें यहाँ पे डाइमर मिलता है। कंडेंसेशन ऑफ डाईएल्किल सिलेन डाइओल यील्ड्स लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यदि हम डाईएल्किल सिलेन डाइओल्स का कंडेंसेशन करते हैं तो हमें लीनियर पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। ये जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, दिस वन इज डाईएल्किल डेरिवेटिव, दिस वन इज अगेन डाईएल्किल डेरिवेटिव, अर्थात डाईएल्किल है मीन्स उसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब चूंकि हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक सिलोक्सेन मोनोमर के रूप में, अर्थात इसका एक OH कंडेंसेशन में काम आ गया और यहाँ पे H बचता है, तो ये एक सिलोक्सेन है, ये दूसरा सिलोक्सेन है जो डाईएल्किल सिलेन डाइओल से हमें प्राप्त होता है। जब ये यूनिट्स आपस में रिएक्शन करती हैं तो सिलिकॉन फ्लूइड बनता है और ये यहाँ पर M+N यूनिट जुड़ जाती हैं, अर्थात इसके M हैं यदि और इसके N मॉलिक्यूल हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ molecules in linear polymer will be M+N and M+N is usually between 2000 to 4000, मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब डाईएल्किल
सिलेन डायोल्स में कितनी लंबी चेन हमें प्राप्त होती है। चेन लीनियर पॉलीमर है वो बहुत लंबा होगा या छोटा होगा, ये डिपेंड करता है उसमें डाईएल्किल सिलेन डायोल के साथ में कुछ और भी मिक्स है या नहीं। यदि हम कुछ मात्रा में ट्राईएल्किल क्लोरोसिलेन वहाँ पे डाल देते हैं, इज मिक्स्ड विथ डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये जो ट्राईएल्किल मोनोक्लोरोसिलेन डेरिवेटिव है ये इसके वन एंड को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप होगा इसके हाइड्रोलाइसिस के परिणाम स्वरूप। एक OH जब उससे रिएक्शन कर लेता है दूसरी यूनिक मोनोमर से, तो अब इसके पास कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बनता है, अर्थात ये वहाँ पे चेन को टर्मिनेट कर देता है, एंड कर देता है, block the end of straight chain and that is produced by R2SiCl. Therefore, the ratio of dialkyl dichlorosilane and trialkyl monochlorosilane in the reaction mixture will determine the average chain size. इनका जो रेशियो होता है वो चेन लेंथ को डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा हम ट्राईएल्किल डेरिवेटिव मिलाएंगे चेन लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। And if hydrolysis of dialkyl silane chloride is carried out under controlled condition, यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कंट्रोल्ड कंडीशन में किया तो उसके परिणाम स्वरूप जो डाईएल्किल सिलेन डाइओल हमें प्राप्त होते हैं वो साइक्लिक पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं। यदि हम नॉर्मल उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन से जो पॉलीमर मिलता है वो लीनियर पॉलीमर मिलता है, लेकिन यदि हम उसका हाइड्रोलाइसिस कंट्रोल कंडीशन में करेंगे उसके परिणाम स्वरूप बनने वाले सिलेन डाइओल्स जो होते हैं वो साइक्लिक पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये साइक्लिक पॉलीमर 3, 4, 5 और 6 सिलिकॉन एटम्स के साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, दिस वन इज नोन एज ट्रिस साइक्लो डाईएल्किल सिलॉक्सेन। ये एक सिलॉक्सेन यूनिट है, डाईएल्किल सिलॉक्सेन यूनिट है दिस वन। तो यहाँ पे 3 ऐसी यूनिट जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम ट्रिस साइक्लो डाईएल्किल सिलॉक्सेन बोलते हैं। यहाँ पर यदि हम इसको एक यूनिट के रूप में मानते हैं तो ऐसी टोटल 4 यूनिट यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। 4 को हम ग्रीक में टेट्राकिस बोलते हैं, तो दिस वन इज टेट्राकिस साइक्लो डाईएल्किल सिलॉक्सेन। तो डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन से हम लीनियर पॉलीमर भी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे हम साइक्लिक पॉलीमर भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है एल्किल सिलेन ट्रायोल्स। दिस वन इज एल्किल सिलेन ट्राइक्लोराइड, और इसमें जो 3 क्लोरीन ग्रुप है जब उसका हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट जो होगा एल्किल सिलेन ट्रायोल कहलाएगा। और इस एल्किल सिलेन ट्रायोल का जब कंडेंसेशन करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और बनने वाला जो पॉलीमर होगा या सिलिकॉन होगा वो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो एक लीनियर ओरिएंटेशन में अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो एक इस बॉन्ड के द्वारा भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग हो जाती है, तो दिस वन इज नॉन एज लीनियर पॉलीमर। और जब इसमें हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग भी हो जाती है तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो जब ट्राइक्लोरो मोनोएल्किल सिलेन का जब हम कंडेंसेशन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद में तो हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। अब इस क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन में भी हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग की मात्रा कितनी होगी और इसकी साइज क्या होगी। तो अगेन जैसा कि हमने डाईएल्किल सिलेन डायोल्स में देखा था, उसकी साइज को हम किससे कंट्रोल कर रहे थे, उसकी साइज को हम कंट्रोल कर रहे थे ट्राईएल्किल क्लोरोसिलेन से। तो यहाँ पे भी यदि हम मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन और इसके साथ में डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को ऐड कर देते हैं तो जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो डिटरमाइन करता है एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग, अर्थात उसमें क्रॉस लिंकिंग कितना होगा। यदि हम ओनली मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन लेते हैं नंबर ऑफ क्रॉस लिंक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें डाईमिथाइल क्लोरो
सिलेन मिलाते जाते हैं, तो डाइक्लोरोसिलेन मिलाते हैं, तो उसकी क्रॉस लिंकिंग की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे डाइक्लोरोसिलेन में हाइड्रोलाइसिस से 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, तो क्रॉस लिंक बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसकी साइज ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर जो डिटरमाइन होती है या कंट्रोल होती है, वो होती है ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन से। यदि हम ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन मिला देंगे तो वो इसके बॉन्ड को टर्मिनेट करता जाएगा, एंड को कंट्रोल करता जाएगा, अर्थात उसमें आगे बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो साइज ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में बी कंट्रोल्ड बाय एडिशन ऑफ ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन। तो साइज ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर हो चाहे साइज ऑफ लीनियर पॉलीमर हो, साइज को कंट्रोल करने के लिए हमें उसमें मिलाना होता है ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन। ये आपको ध्यान रखना है, किसी की भी साइज कंट्रोल करनी है तो उसमें ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन की मात्रा बढ़ा के हम उसकी साइज को स्मॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स में आज हम यहाँ स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज आर द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज which are found in silicons. First one is thermal stability के बारे में। सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले यदि हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सिलिकॉन्स में मेनली सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ में सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। दोनों ही बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, और इसके साथ में जितने भी पॉलीमर्स हैं उनमें देखते हैं कि उसमें एल्किल ग्रुप्स भी जुड़े हुए होते हैं। इसमें एल्किल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स बढ़ने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोकार्बन्स की तरह से दिखाई देती है, और इनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज थर्मल स्टेबिलिटी। यदि हम देखें तो बिकॉज ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन कार्बन, स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन पजेज हाई थर्मल स्टेबिलिटी। दोनों ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इसमें हाई थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है, और दे मेंटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर -70 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस और इवन 300 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर। अर्थात ये हाईली थर्मल स्टेबल सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं। सेकेंड है they remain unaffected by most of chemical reagents such as weak acid, alkalis and salt solutions. Thus silicons are chemically inert. तो जो सिलिकॉन्स होते हैं वो केमिकली इनर्ट कंपाउंड होते हैं, और वो केमिकल रिएजेंट से अफेक्टेड नहीं होते हैं। Many of low molecular weight silicons are soluble in organic solvents. बिकॉज हमने अभी बताया था स्ट्रक्चर में कि इसमें बहुत सारे एल्किल ग्रुप्स होते हैं। सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड बॉन्ड के अलावा इसमें सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड है, और जो ये कार्बन बॉन्ड है ये एक एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होता है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसकी जो व्यू है हमें हाइड्रोकार्बन्स की तरह दिखाई देता है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो इसलिए जो लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन्स हैं वे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में soluble होते हैं। Their viscosity is not affected by rise in temperature. तो सिलिकॉन्स को हम हाई टेम्परेचर पर लुब्रिकेंट्स या स्नेहक के रूप में भी यूज में कर ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दे आर वाटर रिपेलेंट, अर्थात जल प्रतिकर्षी होते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वाटर शेडिंग एल्किल ग्रुप, जो इसमें बहुत सारे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसकी वजह से ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ एंड पेपर आल्सो। All silicons have good insulating properties and can withstand high temperature without tearing, as all covalent bonds are strong and there is scarcity of free electron. जैसा कि हमने इसकी स्ट्रक्चर डिस्कशन में बताया था कि सारे बॉन्ड्स इसके स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पाए जाते। इस वजह से ये गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, और इस इंसुलेटर प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। दे आर नॉन टॉक्सिक एंड हैव एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो. Silicons exhibit certain specific surface active effect
effects that give rise to application like antifoaming. Antifoaming nature भी इनका होता है. तो above these mentioned properties make silicones widely applicable in a large number of industries. इसलिए सिलिकॉन्स को हम इंडस्ट्रीज में बहुत लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.